कर लें। तो उसमें जो आज हम एक्ट सबसे पहले करने लगे हैं वो आर्बिट्रेशन एक्ट है। आर्बिट्रेशन एक्ट के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें आपने ये करना है कि आर्बिट्रेटर्स और एम्पायर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, और क्या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के होते हुए दावा दायर किया जा सकता है, एक ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये है कि क्या आर्बिट्रेटर एम्पायर की अथॉरिटी को रिवोक किया जा सकता है, और अगर कोई ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर या अवार्ड फाइनल ऑर्डर पास कर दिया जाए उसके अंदर चेंजेस रेमिटेंस कैसे की जा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं कि जहां पर आर्बिट्रेटर ऑफ अंपायर को अपॉइंट किया जा सकता है। आर्बिट्रेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके तहत पार्टीज अपनी खुद चॉइस के आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। ठीक है, तो सेक्शन 8 में जो प्रोविजन बताई गई है उसमें अदालत आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। तो जहाँ तक कि इस प्रोसीजर को उस वक्त अप्लाई किया जाएगा जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अवेलेबल है और उसमें ये क्लॉज ऐड है। ठीक है, आर्बिट्रेशन एक्ट की ये रेलिवेंट प्रोविजंस हैं। आर्बिट्रेटर कौन होता है? डिसइंटरेस्टेड न्यूट्रल पर्सन होता है जो कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाता है पार्टीज के दरमियान। अंपायर कौन होता है कि जब सबमिट किया जाता है डिस्प्यूट दो या दो से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स में, तो जब उनका कोई डिस्प्यूट होता है तो उनमें से जिसका ऑर्डर फाइनल समझा जाएगा ना वो अंपायर होता है। कि अमूमन ये होता है कि जहाँ पर दो से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट होते हैं ना तो वहाँ पर एक अंपायर भी अपॉइंट कर दिया जाता है। एक मिनट जरा ठहरें। अच्छा जी, अब हम पढ़ने लगे हैं कि जहाँ पर अदालत अपने अख्तियार का इस्तेमाल कर सकती है आर्बिट्रेटर अंपायर को अपॉइंट करने के लिए। ये सेक्शन 8 के तहत प्रोविज़न है, सेक्शन 12 के तहत प्रोविज़न है, सेक्शन 20 के तहत प्रोविज़न है। सेक्शन 8 के तहत सबसे पहले देखते हैं उधर, यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल अपॉइंटमेंट की बात करते हैं जहाँ पर दोनों पार्टीज एग्री नहीं होती। ठीक है, इनिशियल अपॉइंटमेंट वेयर ऑल पार्टीज टू एग्रीमेंट नॉट एग्री, where according to arbitration agreement the arbitrator or arbitrators are to be appointed by all parties but they do not agree among themselves, then the court may appoint the arbitrator. Essential ingredients क्या है? एक वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। ठीक है, और साथ ही कि प्रोविजन अवेलेबल हो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करने के हवाले से। ठीक है, और ये कि आर्बिट्रेटर्स की अपॉइंटमेंट पार्टीज़ की कॉन्सेंट से होगी, और एग्रीमेंट के हवाले से उस मामले को इस वक्त देखा जाएगा जब डिस्प्यूट या डिफरेंसेस आते हैं दोनों पार्टीज़ के दरमियान। तो जहाँ पर पार्टीज़ नाकाम हो जाती हैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में तो दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व करके डिफ़ॉल्टिंग पार्टी की भी अपॉर्चुनिटी दे के अदालत ये फैसला कर सकती है और आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है। सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट वहाँ होती है जहाँ पर आर्बिट्रेटर नाकाम हो जाता है या वैकेंसी को फिलअप करने के लिए भी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट हो सकती है। उसके लिए क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं? नेग्लेक्टेड टू एक्ट, रिफ्यूज टू एक्ट, बिकम इनकैपेबल ऑफ एक्टिंग, डाइड। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट, सर्विस ऑफ नोटिस बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी, एप्लीकेशन बिफोर कोर्ट, हियर द अदर साइड, अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 12 की बात करते हैं। सेक्शन 12 में बताया गया है कि जब सेक्शन 11 के तहत रिमूव कर दिया जाता है या जहाँ पर उसकी अथॉरिटी को रिवोक कर दिया जाता है तो वहाँ पर सेक्शन 12 के तहत अपॉइंटमेंट होगी। कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है कि अदालत उसे मतलब किसी एक या एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स को रिमूव कर दिया है 11 के तहत, या अथॉरिटी रिवोक कर दी गई है वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ये प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो वहाँ पर अदालत इंटरवीन करेगी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए। हाँ जी, सबको क्वेश्चन क्लियर है? आगे चलूँ? काइंडली बता दें, मैं फिर आगे चलूँ। अगर कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के होते हुए क्या दावा दायर किया जा सकता है या फिर प्रोसीडिंग्स को स्टे किया जा सकता है? दो बातें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। इंट्रोडक्शन, the law allows the parties to make a valid agreement for settlement of present or future disputes out of court by private arbitration. But however, mere existence of clause providing for arbitration would not bar institution of suit or other legal proceeding in court, and the party is entitled to have the legal proceeding state
अंडर सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। मतलब इसमें ये कहा गया कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के होते हुए भी ना ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी कि आप दावा दायर नहीं कर सकते, आप 34 के तहत दावा दायर करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। आर्बिट्रेशन की टर्म पहले ही डिस्कस हो चुकी है। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मतलब जिस रिटन एग्रीमेंट के ज़रिए आप अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का अहद करते हैं। अब सेक्शन 34 के इंग्रेडिएंट्स पढ़ना ज़रूरी हैं दावे की कॉम्पिटेंसी के हवाले से। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स की तरफ आप गौर करें कि जिसमें इन पॉइंट्स को क्लियर करना ज़रूरी है। कहा है कि देयर हैज़ बीन अ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट हैव बीन कमेंस्ड, द प्रोसीडिंग हैव बीन कमेंस्ड बाय अ पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। The proceeding must be in respect of any matter agreed to be referred for arbitration. The application for stay must be made by a party to the proceeding. The application is made at any time before filing a written statement or taking any other steps in the proceeding. The application to stay is made to the judicial authority before which the proceedings are pending. The party applying for stay was at the time when the proceedings are commenced still remains ready and willing to do all things necessary to the proper custody of the arbitration. The court must be satisfied that there is no sufficient reason why the matter should not be referred to arbitration in accordance with the Arbitration Act. ठीक है, तो ये आपने इसको एक पैराग्राफ फॉर्म में या आप इसको खुद से एक्सप्लेन कर दें। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है और इसमें सेक्शन 34 में जो इंट्रोडक्शन में बताया गया आप इसको यहाँ पर दोबारा से मेंशन कर सकते हैं। और ये अपीलेबल ऑर्डर है। हाँ जी, क्लियर है सबको? आगे चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ पर हम ये पढ़ने लगे हैं कि आर्बिट्रेटर और अंपायर की अथॉरिटी को रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, अमूमन ये जनरल प्रिंसिपल है कि एक दफ़ा जब अथॉरिटी दे दी जाए ना तो वो रिवोक नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें उसको टर्मिनेट किया जा सकता है और उसकी अथॉरिटी को रिवोक किया जा सकता है। इस हवाले से अहम जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 5 एंड सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, सॉरी आर्बिट्रेशन एक्ट है। आर्बिट्रेटर भी देख लिया है और एम्पायर की डेफिनेशन भी पहले देख चुके हैं। रेवोकेशन पे आते हैं। रेवोकेशन क्या होता है? कैंसिल। अब अथॉरिटी रिवोक करने के हवाले से सेक्शन 5 में ये बताया गया कि जनरल रूल ये कि अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को रिवोक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है जहाँ पर प्रोविजन अवेलेबल है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में या जहाँ पर अदालत की परमिशन से उसको रिवोक किया जा सकता है। अब ग्रांट ऑफ लीव का मतलब होता है इजाज़त लेना। अब इसके लिए आप अदालत को अप्लाई करेंगे कि ये जो अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है इसकी अथॉरिटी को आप रिवोक करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें उसकी अथॉरिटी को रिवोक किया जाएगा? पहली बात है कि वो इंडेटेड है, उसने कर्ज देना है किसी पार्टी का, या अनरीजनेबल डिले कर रहा है प्रोसीडिंग्स की कंडक्ट में, या आर्बिट्रेटर पार्शियल या बाइस है, कंप्रोमाइज हो गया है, या वो इंटरेस्टेड पर्सन इंटरेस्टेड है आर्बिट्रेटर मामले के हवाले से और पार्टीज़ को इस हवाले से वो अवेयर नहीं है, या फिर उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सुनने के लिए, या किसी आर्बिट्रेटर का एक पार्टी के हवाले से ताल्लुक है। ठीक है, उसके अलावा ये कि उसने मिसकंडक्ट किया, फ्रॉड के ज़रिए एग्रीमेंट लिया गया है और उसमें मुख्तार के तौर पे वो काम कर रहा है उसके लिए, पार्टी के लिए। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? जो एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये भी अदालत की डिस्क्रिशन है। और अगर अथॉरिटी रिवोक होती है तो प्रोसीडिंग्स क्या होगी? नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 11 में भी बताया गया जहाँ पर आर्बिट्रेटर को रिमूव किया जा सकता है, जिसके ग्राउंड्स ये हैं। फेलियर टू यूज़ रीजनेबल डिस्पैच। रीजनेबल डिस्पैच का मतलब ये है कि जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह से अमल दरामद करने को कहा गया वो उसको अडॉप्ट नहीं किया। आर्बिट्रेटर ने मिसकंडक्ट कमिट किया है, इसकी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपके पास 3 साल का टाइम पीरियड है। क्लियर है सबको? उसके बाद क्वेश्चन है पावर ऑफ आर्बिट्रेटर। सेक्शन 13 में इसकी पावर्स लिखी हैं। आप इंट्रोडक्शन वही सेम लिख सकते हैं। सेक्शन 13 जो मेन है वो इसमें पढ़ लेते हैं। बाकी वो आर्बिट्रेटर क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, वो आप इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं। अच्छा, पावर्स क्या है इसकी आर्बिट्रेटर की? सेक्शन 13 के तहत के ओथ एडमिनिस्टर कर सकता है, ओपिनियन रेफर क्या कहते हैं, अदालत से ओपिनियन लेने के लिए रेफ़र किया जा सकता है अदालत को, और इसमें अवार्ड दिया जा सकता है, कंडीशनल अवार्ड पास किया जा सकता है, अल्टरनेटिव अवार्ड पास किया जा सकता है, अवार्ड में करेक्शन कर सकता है, इंटेरोगेटरीज एडमिनिस्टर कर सकता है। इंटेरोगेटरीज का मतलब ये है कि जब किसी पार्टी से आपने सवाल पूछने होते हैं ना,
तो पहले अदालत से अलाउ करवाया जाता है कि ये सवाल आप ओपोनेंट साइड से पूछना चाह रहे हैं, तो वो भी ये सवाल एडमिनिस्टर कर सकता है। लिमिटेशंस क्या है इस हवाले से कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिमिटेशंस प्रोवाइडेड हैं, ठीक है, और ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है, पावर ऑफ नेचर ऑफ, ये हेडिंग ज़रा गलत होगी, नेचर ऑफ पावर ऑफ आर्बिट्रेशन था ये मेरे ख्याल से। एक मिनट है, ये हेडिंग ठीक नहीं, ये निकाल दीजिएगा, स्कोप है बेशक, इसका इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडिफिकेशन, रेमिटेंस एंड सेटिंग असाइड ऑफ एन अवार्ड। देखें, अवार्ड के वाले से भी कहा जाता है कि एक दफ़ा पास कर दिया जाए ना तो वो पार्टीज़ पे बाइंडिंग होगा, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें उसकी चेंजेस या उसको सेट असाइड करने के ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। इस हवाले से सेक्शन 15, 16 एंड 13 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट है। मॉडिफिकेशन क्या होता है? तरमीम को कहते हैं, चेंज या कोई ऑल्ट्रेशन कर देना। रेमिटेंस का मतलब होता है कि रेमिटेंस दो तरह के मतलब हैं कि जैसे कि आपने पेमेंट लिया उसको वापस करना है या उसमें कोई कमी बेशी कर दी है, ठीक है। अवार्ड जो फाइनल ऑर्डर पास करता है ना आर्बिट्रेटर, उसको अवार्ड कहा जाता है, ठीक है। फाइनलिटी के जनरल रूल भी देख लिए, एक्सेप्शन ही आपके सामने हैं। अब सेक्शन 15 के तहत देखते हैं कि जहाँ पर मॉडिफिकेशन की जा सकती है, इस हवाले से दूसरी पार्टी को नोटिफाई किया जाएगा ताकि उसके ऑब्जेक्शन सुन लिए जाएं, ठीक है। ये सुमोटो पावर भी एक्सरसाइज की जा सकती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी। अब कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि उसकी मॉडिफिकेशन हो सकती है? जहाँ पर ऐसे मामलात अवार्ड में मेंशन है जो कि आर्बिट्रेशन के लिए रेफर ही नहीं किए गए थे, या इम्परफेक्ट अवार्ड दिया गया है, या क्लैरिकल मिस्टेक या एरर है। अच्छा, अगर मॉडिफिकेशन कर दी जाएगी तो उसे ओरिजिनल अवार्ड ही कंसिडर किया जाएगा। 30 दिन का टाइम पीरियड है मॉडिफिकेशन करवाने के लिए, और ये अपीलेबल ऑर्डर है, ठीक है। सेक्शन 16 के तहत रेमिटेंस की जा सकती है, उसका भी सेम तरीक़ाकार है कि नोटिफाई किया जाएगा दूसरी पार्टी को, उसके लिए भी 30 दिन का टाइम पीरियड है, सू मोटो या ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ दी पार्टी, ठीक है। अब इसके सर्कमस्टांसेस ये हैं कि ऐसे मामलात जिन्हें डिटर्मन करना था नहीं किया गया, या जो मामला डिटर्मन करने चाहिए थे वो रेफर ही नहीं किए गए, या सही अवार्ड पास नहीं किया गया, ठीक है। तो इसके लिए होता है कि ड्यूरेशन फिक्स कर दिया जाता है, उसमें फिर उसकी रिमिटेंस कर दी जाएगी। उसके बाद सेटिंग असाइड, ये भी इसके लिए नोटिफाई किया जाता है दूसरी पार्टी को सू मोटो या एप्लीकेशन पे, और इसमें ग्राउंड्स ये है कि मिसकंडक्ट कमिट किया आर्बिट्रेटर ने, प्रोसीडिंग सही तरह से कमिट नहीं वो क्या कहते हैं कंडक्ट नहीं की, या अपने अख्तियारात से तजावुज़ होकर उसने अवार्ड पास किया है, या इनवैलिड है, या इम्प्रॉपरली दिया गया अवार्ड, ठीक है। इसका भी 30 दिन का टाइम पीरियड है। जी, ये आपका आर्बिट्रेशन एक्ट कंप्लीट हो गया। हाँ जी, क्लियर है? करवा दूँ या काफ़ी है बाकी? बताइए। जी हुसनैन, काफ़ी है क्या?